वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ड्यूरन लाइन के बारे में कि पाकिस्तान ड्यूरन लाइन के ऊपर एक जो फेंस बना रहा है उसके खिलाफ तालिबान ने विरोध दर्ज करा है। तो ये जो ड्यूरन लाइन है असल में 1993 में बनाई गई थी। जो हिंदू कुश के पहाड़ है वहाँ से लेके ये आपके पूरे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की बाउंड्री ड्रॉ करती है। और ये एक बफर इस्तेमाल किया गया था ताकि अंग्रेज़ों की जो यूएसएसआर है, वो जो रशिया है, वो इंडिया में ना आ पाए। उस टाइम में तो अनडिवाइडेड इंडिया था, तो इंडिया ही था वहाँ। तो इंडिया अफगानिस्तान की बाउंड्री उस लाइन से डिसाइड की गई थी। ये पूरी आपकी चाइना से लेके अफगानिस्तान बॉर्डर ईरान तक जाती है। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो इसके हिसाब से जो खैबर पास है वो पाकिस्तान में पड़ता है। उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में पड़ता था। लेकिन जैसा हर जगह ब्रिटिशर्स के पार्टीशन में हुआ है, जैसे बंगाल में देखा हमने या पंजाब में देखा, तो वैसा ही जब यहाँ से ये लाइन जाती है तो पश्तूनी इलाकों को ये बीच बीच में से काट देती है। और जो पूरी तरह दो डिवीज़न हो गया पश्तून ट्राइब का अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। तो जो अफगानी साइड है वो कहते हैं कि नहीं, हमारा इलाका ज़्यादा लंबा है, ड्यूरन लाइन इज़ नॉट अ लीगल लाइन, वो उसको मानने से इनकार करते हैं। और पाकिस्तान वहाँ फेंसिंग कर रहा है। तो अभी तत्काल बाउंड्री वही है, उसके ऊपर फेंसिंग की जा रही है। तो इसके खिलाफ उन्होंने थोड़ी आवाज़ उठाई है। अब कुछ और बाउंड्री लाइन देख लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिया के हिसाब से। जैसे मैकमोहन लाइन शिमला कन्वेंशन में शाइन हुई थी। और इंडिया चाइना का जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पर जो इंडिया चाइना के बीच का बॉर्डर है वो डिमार्केट होता है मैकमोहन लाइन से, जो तिब्बतन कोर से लेकर असम वैली तक जाता है। अब इस पे चाइना को दिक्कत है मनमोहन लाइन पे, सॉरी मैकमोहन लाइन पे, मनमोहन लाइन बोल रहा हूँ मैं, मैकमोहन लाइन पे। अगली जो बाउंड्री है वो रेडक्लिफ लाइन है। रेडक्लिफ लाइन फेमस इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री के बीच में है। तो खास बात यह है जैसे मिस्टर रेडक्लिफ कभी इंडिया आए नहीं, उन्होंने कुछ देखा नहीं। वहाँ मैप को स्टडी करके उन्होंने बस एक लाइन खींच दी तो इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए। जो ये मैकमोहन लाइन है ये भी कुछ इस तरह खींची गई। तो जो भी ये अक्सर कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने कभी ग्राउंड लेवल पे पैर नहीं रखा होता और अंग्रेज़ों ने वहीं से लाइन खींच दी, तो वो इसलिए समस्याएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो रेडक्लिफ लाइन है वो ऑब्वियसली जो चेयरमैन थे बाउंड्री कमीशन के इंडिया पाकिस्तान में, उन्होंने इसको बनाया था। तो रेडक्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, इंडिपेंडेंस बिल, डिलिमिट द बाउंड्रीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंक्वायरिंग टू राइट्स ऑफ ईस्ट बंगाल। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था 2013 का। अगला पुलिकेट लेक न्यूज़ में था। पुलिकेट लेक में माइग्रेटरी स्पीसीज की बढ़ोतरी देखी गई है। तो पुलिकेट लेक इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है आफ्टर किसके बाद? पहली लेक कौन सी थी? अभी हमने बात करी चिलिका लेक के बाद। सेकेंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है इंडिया की। और इसका एक और नाम है पजावरकाडू, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? पजावरकाडू। और इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे मानसून जो आता है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों से रेनफॉल मिलती है, तो पानी प्रचुर मात्रा में यहाँ मिलता है। और इस दो रिवर इस लगून को और फीड करती है, एक है अरानी रिवर और एक कलंगी रिवर। तो जिसकी वजह से वाटर काफ़ी मात्रा में यहाँ रहता है। और जब कोई ब्रैकिश इलाके में दो रिवर्स फ्लो कर रही हैं तो वहाँ सैलिनिटी अपने आप कम हो जाएगी। और इसलिए काफ़ी अच्छा इलाका है बर्ड सेंचुरीज़ के लिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी है और काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट रन करेंगे। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव रिस्टोरेशन इन एशिया, जो इसी लेक के ऊपर किया जा रहा है। तो खास बात अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मैंग्रोव्स हमें इस लेक पे, पुलिकेट लेक पे देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं। और यहाँ पर ही मैंग्रोव रिस्टोरेशन का इन एशिया का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो जा रहा है। यहाँ पर ही फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी मनाया जाता है ताकि पुलिकेट और नीलापट्टू में टूरिज्म बढ़ाया जा सके। अगेन नीलापट्टू क्या है? नीलापट्टू इज़ अ बर्ड सेंचुरी जो बिल्कुल इसके पास है। जैसे बताया कि कई सारे पेलिकन्स यहाँ आते हैं, बिल्कुल एक वेटलैंड के पास है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा माइग्रेटरी स्पीसीज यहाँ आएंगी और ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी देखी भी गई थी। नेक्स्ट आर्टिकल गिनी के बारे में है। गिनी वेस्ट अफ्रीका का एक ऐसा देश है जो काफी लंबे समय से पॉलिटिकली इनस्टेबल रहा है। 1953 से लेके 2010 तक वहां पर डिक्टेटरशिप रही। 2010 में फाइनली इलेक्शंस हुए और एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने सरकार बनाई। 2015 में वो एक बार दोबारा चुनकर आए, यद्यपि उनके ऊपर फ्रॉड के आरोप लगे। उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्शन हुए 2020-21 के ड्यूरेशन में एक बार फिर से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। जब वो अगेन पावर में आ जाते हैं तो उनके ऊपर अपोजिशन पार्टीज ने फ्रॉड के जरिए इलेक्शन जीतने का आरोप लगा दिया। काफी ज्यादा विरोध चल रहा था। इन बिटवीन सरकार के द्वारा एक सीनियर कमांडर को डिसमिस कर दिया गया। आर्मी इस बात से नाराज हुई और जो उनके हाईली ट्रेन मेंबर्स थे वो कुछ रेबल्स के साथ मिलकर प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा कर लेते हैं और प्रेसिडेंट को डिटेन कर देते हैं। मतलब एक बार फिर से लगभग 10 सालों के
डेमोक्रेटिक सेटअप के बाद, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक था कि नहीं, नॉट क्लियर, बट एक बार फिर से वहां पर एक कू हो गया है। बात करते हैं गिनी के बारे में। मैप में लोकेशन देखिए, ये है अफ्रीका, ये है उसका ईस्टर्न पार्ट और ये है वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट में यहां पर आपको मिलेगा गिनी, ये है गिनी। गिनी के ऊपर यहां पर गिनी बिसाओ भी है, ये सेनेगल है, ये माली है, ये कोट डिआइवर है, ये लाइबेरिया है और ये सिएरा लियोन है। ये बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। यहां पर आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा होगा। वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है। सॉवरेन स्टेट ऑफ गिनी, यहां पर एक रिपब्लिक हुआ करता था ये, जहां पर प्रेसिडेंट डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते थे। अभी की सिचुएशन में पूरा क्लियरेंस नहीं आया, बट संभावना यही है कि कूप हो चुका है। ये प्रीडोमिनेंटली एक इस्लामिक कंट्री है। 85% वहां की पॉपुलेशन अप्रॉक्स मुस्लिम है, हालांकि कई सारे एथनिक ग्रुप हैं जो वहां पर रहते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एल सल्वाडोर के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि एल सल्वाडोर ने अभी हाल ही में बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर के रूप में अडॉप्ट कर लिया है, और ऐसा करते ही एल सल्वाडोर दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है। लीगल टेंडर होने का क्या मतलब होता है? लीगल टेंडर होने का मतलब यह है कि बिटकॉइन अब एल सल्वाडोर में एक अप्रूव्ड करेंसी होगी और कोई भी व्यक्ति इसे लेने से इनकार नहीं कर सकता, गवर्नमेंट इसे बैक करेगी। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए एल सल्वाडोर की। ये है सेंट्रल अमेरिका का पूरा एरिया, ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर यूएसए है, ये मैक्सिको है, और ये है साउथ अमेरिका, ये वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है। सेंट्रल अमेरिका में यहाँ पर आपको दिख रहा है एल सल्वाडोर, ठीक है। एल सल्वाडोर के आप आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज को देखना चाहें तो यहाँ पे होंडुरास है और ये है ग्वाटेमाला। तो आपने लोकेशन देख ली ग्वाटेमाला और होंडुरास की भी और एल सल्वाडोर की भी। एल सल्वाडोर के नॉर्थ और ईस्ट में आपको मिलेगा होंडुरास, पैसिफिक ओशन मिलेगा आपको एल सल्वाडोर के साउथ में, और नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा ग्वाटेमाला। ट्रेडिशनली जो होंडुरास है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री रही है और होंडुरास लार्जली डिपेंडेंट रहा है अपने कॉफी के एक्सपोर्ट के ऊपर। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं यहाँ पे, आप उसका जवाब अगर दे पाए तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंडिया में कॉफी का प्रोडक्शन किन किन स्टेट्स में होता है? अगर आप बता पाए तो उन स्टेट्स का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। देखिए, इसकी कंडीशन कुछ और कंट्रीज में दी गई है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, जैसे बिटकॉइन भी इज अ काइंड ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो कनाडा में क्रिप्टो करेंसी को एक पेमेंट सिस्टम के रूप में परमिट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट के रूप में भी एक्सेप्ट किया जाता है, और इससे जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स भी इंपोज किया जाता है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो वहां पर भी क्रिप्टो करेंसीज पेमेंट सिस्टम के रूप में परमिटेड है और इन्वेस्टमेंट के रूप में भी एक्सेप्ट की जाती हैं। जापान ने भी परमिट किया है और रेगुलेट भी करता है क्रिप्टो करेंसीज को पेमेंट सिस्टम के फॉर्म में। चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज के यूज को पूरी तरीके से बैन कर रखा है अपने यहाँ। आर्टिकल है वो क्वेकिर्ताक अवन्नार लेक, इसके बारे में है। अब इतना अजीब सा नाम है, ये है क्या? मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या नाम, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो। क्वेकिर्ताक अवन्नार लेक, ये छोटा सा आइलैंड है, यहां कोई रहता नहीं है। हमें इसके बारे में पता नहीं था। ग्रीनलैंड के कोस्ट से थोड़ी दूरी पर फॉर द फर्स्ट टाइम इसे खोजा गया है। ये खोजा गया है तो न्यूज में आ गया। अब इतना छोटा सा अननोन आइलैंड मिल भी गया तो न्यूज क्यों बन रही है? न्यूज इसलिए बन रही है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट बन गया है, जो लैंड वाला एरिया है। वैसे तो समंदर है, बर्फ भी जमी रहती है, आइसबर्ग्स मिलते हैं, लेकिन इसके पहले एक आइलैंड हुआ करता था ओडाक नाम का। तो ओडाक इसके पहले नदर्न मोस्ट लैंड पॉइंट था, मतलब जहां जमीन हो, सबसे नॉर्थ में। इसके बाद अब ये जो हमें मिला है क्वेकिर्ताक अवन्नार लेक, ये इससे लगभग 750 मीटर आगे है। रिसर्चर्स यहां पर कुछ रिसर्च पर्पज से गए थे। शुरू में तो उन्हें लगा कि वो ओडाक पर ही है, क्योंकि देखिए ये है कैसा, आप देखिए ये ग्रीनलैंड है, यहां पर ये पॉइंट है, समंदर के बीचों बीच छोटा सा आइलैंड है। ग्रीनलैंड ये पूरा दिख रहा है, ये है आइसलैंड, ये नॉर्वे, ये स्वीडन, ये ब्रिटेन। तो आपको लोकेशन क्लियर हो रही होगी। ये आइलैंड कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ी और क्लियर पिक्चर दिखा देता हूं। कुछ ऐसा समंदर के बीचों बीच बिल्कुल आइसोलेटेड है, हेलीकॉप्टर से ही आप जा सकेंगे यहाँ पे अगर आपको जाना है तो। अब समंदर के बीचों बीच एक छोटा सा आइलैंड है, कहाँ पता चलता है अगर कोई जाए ना तो। इसके कुछ पहले एक आइलैंड था जहां पर रिसर्चर्स जाया करते थे, तो उन्हें लगा कि वो उसी आइलैंड पे है। फिर पता चला नहीं, वो तो 750 मीटर आगे किसी एक नए आइलैंड पर है जिसके बारे में इन्हें अभी तक कोई जानकारी नहीं थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो कोई पुराना आइलैंड है, उसका जो नाम पड़ गया वो पड़ गया, कोई बात नहीं है। अब जो नया मिल रहा है कम से कम उसका तो अच्छा सा आसान नाम रख लो ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। लाइक नया आइलैंड मिला था, अगर इस आइलैंड का नाम सोनू मोनू आइलैंड रख देते तो कितना बढ़िया रहता पढ़ने में। नहीं, नाम रखा क्वेकिर्ताक अवन्नार लेक, मतलब बोलने में भी दिक्कत हो जाए। खैर, अब रख दिया है तो रख दिया है। रख इसलिए दिया है बिकॉज इसका एक मतलब है।
ग्रीनलैंड के नॉर्थ में है ये ग्रीनलैंड की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है नदर्न मोस्ट पॉइंट। अब चूंकि नदर्न मोस्ट पॉइंट बन गया है इसीलिए इसका मतलब जो है वही इसका नाम रख दिया गया है, तो इतना भी बुरा मानने की बात नहीं है। अब ये बना कैसे है? ये बना है सी बेड मड से या मोरेन्स से। कई बार ग्लेशियर्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, उनके पास बहुत सारा सॉयल रॉक या बाकी मटेरियल होता है, वो उसे एक जगह पे छोड़ देते हैं, तो वहां मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, फिर वो बन जाता है एक आइलैंड। बहुत बड़ा नहीं है, 60 इंटू 30 मीटर का है और ऊंचाई इसकी सी बेड से मतलब समंदर के स्तर से 3 मीटर ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है इसे, ये नाम वही ग्रीनलैंडिक लैंग्वेज है, नदर्न मोस्ट आइलैंड का ये जो नाम दिया गया है। सिग्निफिकेंस ये है कि एक बार फिर से कन्फ्रंटेशन होगा। यूएस, रशिया, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे ये चाहेंगे कि ये उनकी टेरिटरी बन जाए, क्योंकि अगर ये उनकी टेरिटरी है तो आसपास का सीबेड उनका है, फिशिंग राइट्स उनके हैं, जो शिपिंग रूट्स क्लीन हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से वो भी उनका है, तो कॉन्फ्लिक्ट तो जनरेट होगा इसकी वजह से। ग्लोबल वार्मिंग कई तरीके के सीवियर इफेक्ट दिखा रही है। ग्रीनलैंड का आइसलैंड जो आइस शीट है वो पिघल रहा है। हालांकि ये आइलैंड क्लाइमेट चेंज की वजह से सीधे सीधे बना है ये तो कहना थोड़ा गलत होगा, जैसे कि मैंने बताया ये मोरेन्स की वजह से बना है, दैट्स ऑल। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया में डायनासोर्स की प्रेजेंस के बारे में है। एक्चुअली में 3 डायनासोर्स के फुटप्रिंट्स अभी थार डेजर्ट में मिले हैं, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। कितने पुराने हैं ये फुटप्रिंट्स? ये 200 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। आपको भी अपने पैरों की छाप ऐसे ही छोड़नी है कि व्यक्ति भले ही चला जाए लेकिन उसके पैरों की छाप बनी रहे, जैसे डायनासोर्स के पैरों की छाप अभी भी है। ये जायंट रेप्टाइल्स थे जो वेस्टर्न पार्ट में रिसाइड करते थे। मेसोजोइक एरा में ये जो पूरा रीजन है राजस्थान वाला मान लीजिए, ये तेथिस सी के सी शोर पे हुआ करता था। देखिए पहले एक जायंट लैंड मास था जिसको पिंजिया कहा जाता था, और एक वाटर बॉडी थी जिसे पेंथालासा बोलते थे, ये आपने बेसिक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। बाद में पिंजिया टूटा लॉरेसिया और गोंडवाना लैंड में, और गोंडवाना लैंड से अलग हुआ ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बीच में जो समंदर आया दैट वाज तेथिस सी। तो ये जो एरिया है वेस्टर्न पार्ट, ये तेथिस सी के किनारे था, तो यहीं पर डायनासोर्स उस समय हुआ करते थे 200 मिलियन साल पहले। तो ये फुटप्रिंट सेडिमेंट से बने हैं, या चूंकि जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये पूरा रीजन पहले समंदर के किनारे था, तो समंदर के किनारे की जो सिल्ट होती है उससे बने हैं ये फुटप्रिंट, जो बाद में पत्थर की तरह हो गए। 3 प्रजातियों के फुटप्रिंट हैं ये, जाइजेंटस, दूसरा है ग्लेनेरोसेंसिस और तीसरा है टेन्यूइस। तो ये 3 प्रजातियों के हैं। जो 2 शुरू की प्रजातियां हैं जाइजेंटस और ग्लेनेरोसेंसिस, इनके फुटप्रिंट तो 35 सेंटीमीटर के हैं। जो तीसरा वाला है उसका 5.5 सेंटीमीटर का है, वही 200 मिलियन साल पुराने हैं। ये तो कई बार बात हो चुकी है। थार डेजर्ट की बात करें तो थार ये जो शब्द है ये थुल से निकला है। थार डेजर्ट में जो बालू के टीले होते हैं, रेत के टीले, सैंड रिजेस, उनको थुल बोलते हैं, वहीं से ये वर्ड थार निकला और थार डेजर्ट नाम पड़ गया। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोल सकते हैं। राजस्थान में पड़ता है, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इसका कुछ हिस्सा पंजाब और सिंध प्रोविंस जो पाकिस्तान के ईस्टर्न हिस्से का है उसमें भी पड़ता है। ये इसके वेस्ट में आपको इंडस का रिवर प्लेन मिल जाएगा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा पंजाब प्लेन, साउथ ईस्ट में मिलेंगी अरावली की रेंजेस और साउथ में रन ऑफ कच्छ। 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है, और जो इसका सरफेस है वो एयोलियन सैंड से बना हुआ है। हवा चलती है तो सैंड डिपॉजिट एक लेयर बनती चली जाती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में है। 2000 मेगावाट का ये जो प्रोजेक्ट है ये रिज्यूम किया जा रहा है। 2011 में इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि काफी प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां आसपास के लोग कह रहे थे कि इकोलॉजी खराब हो जाएगी, लोगों की आजीविका खतरे में आएगी। सुबनसिरी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ये नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों के बॉर्डर पे आपको मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। सुबनसिरी तिब्बतन प्लेटू से ओरिजिनेट होती है, अरुणाचल प्रदेश में मीरी हिल से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। वही बात फिर से दोहराई गई है, ब्रह्मपुत्रा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। यह प्रोजेक्ट नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। 2023 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। नदियों की ट्रिब्यूटरीज पे अक्सर यूपीएससी प्रश्न पूछती है। 2014 के प्रीलिम्स का ये प्रश्न है, पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी फ्लो होती है। आपके पास पॉइंटर्स हैं बराक, लोहित और सुबनसिरी। जवाब आपको देना है। सही जवाब यहां पर है 2 और 3 यानी कि लोहित और सुबनसिरी।
ये दोनों नदियां अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होती हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 9th प्लैनेट को लेकर एक नई स्टडी के बारे में है। एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट की चर्चा काफी लंबे समय से रही है। पहले हमारे पास 9वां प्लैनेट था, प्लूटो नाम था। कुछ लोगों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने उसको निकाल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, उसको निकाल दिया और उसके बाद प्लैनेट बचे केवल 8। ये 8 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, जो कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। इसके बाद आते हैं गैसियस प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद इधर प्लूटो था, उस बेचारे को बाहर कर दिया गया, तो ये वाला तो हट गया। लेकिन इसके बाद एक 9th प्लैनेट की चर्चा स्टार्ट हो गई 2016 से। ये हुआ कि एक 9वां प्लैनेट है जिसके बारे में हमें बहुत अच्छे से जानकारी है नहीं, हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, बट वो है। इस संबंध में माइकल ब्राउन ने अपनी रिसर्च स्टार्ट की। ये कैलटेक से बिलोंग करते हैं। कैलटेक यानी कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वहां के एक एस्ट्रोनॉमर हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने प्लूटो को इन 9 ग्रहों की श्रेणी में से बाहर निकालने में एक की रोल प्ले किया था। इन्होंने कहा कि प्लूटो का इतना साइज नहीं है कि वो अपने आसपास के, एक तो वो एक राउंड शेप ले सके और अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके और अपना पूरा एटमॉस्फेयर क्लीन रख सके, इसलिए वो एक प्लैनेट नहीं माना जा सकता। इन्होंने को राइट किया है एक नई स्टडी को, जिसमें ये एक पोटेंशियल नए प्लैनेट की बात कर रहे हैं। उसे ही 9th प्लैनेट कहा जा रहा है। वो प्लूटो नहीं है, वो कोई और प्लैनेट है। उसे नाम दिया गया है प्लैनेट 9। मान्यता यह है कि यह नेपच्यून के आगे होगा, उसके आसपास होगा। शुरू में कहा गया था कि यह अर्थ से लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा, अब बोल रहे हैं 6 गुना ज्यादा बड़ा होगा। इसकी लोकेशन को भी मैप करने की कोशिश की गई है और यह कह रहे हैं कि यह सन से पहले कहा जा रहा था बहुत दूर होगा, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रहा कहां है। लेकिन 2016 की स्टडी की तुलना में लेटेस्ट स्टडी ये कह रही है कि नहीं, जितना दूर हम इसे समझ रहे थे ये उतना भी दूर नहीं होगा, ये नजदीक होगा। कुछ मान्यताओं के अनुसार तो ये सन से क्लोज होगा और इसीलिए ब्राइटर होगा। हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, अभी तक हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। प्लैनेट 9 के बारे में कहा जा रहा है कि नेपच्यून जैसा ही ठंडा होगा और सोलर सिस्टम में सूर्य से थोड़ा दूर होगा। नेपच्यून का देखिए सरफेस सॉलिड नहीं है, वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन से बना हुआ है, एक प्रकार का गैसियस प्लैनेट है। प्लैनेट 9 के बारे में कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आने वाले भविष्य में हमें इसके बारे में और जानकारी मिलेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लेक टंगानिका के बारे में है। अभी ये न्यूज आई थी कि ईस्ट अफ्रीका की जो एक कंट्री है बुरुंडी, वहां पर जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है वो मेजरली लेक टंगानिका में ज्यादा वाटर फ्लो की वजह से है, फ्लड की वजह से है, पानी के स्तर के बढ़ने की वजह से है। तो सबसे पहले तो आप इस कंट्री की लोकेशन देखिए, दैट इज बुरुंडी। ये देखिए, ये है युगांडा। इसके साउथ में यहां पर आपको मिलेगा रवांडा, जो मैं कलर कर रहा हूं, और इसके बिल्कुल साउथ में यहां पर बुरुंडी है। तंजानिया का पड़ोसी देश है और कांगो का भी पड़ोसी देश है। तो बुरुंडी की लोकेशन ये नीचे जो मैंने रेड कलर किया है वहां पर है, और बिल्कुल इससे सटा हुआ ये है लेक टंगानिका। तो ये दोनों ही लोकेशंस आपने मैप में स्पॉट कर ली। अब ये ईस्टर्न अफ्रीका की सेकेंड लार्जेस्ट लेक है, लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है पूरी दुनिया की, और सेकेंड डीपेस्ट है। सबसे डीप ऑलरेडी बैकाल है, आप जानते होंगे, जो कि रशिया में है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जो लेक है ये 4 देशों के साथ जुड़ा हुआ है, बॉर्डर शेयर करता है। 2000 बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तंजानिया और जाम्बिया। तो बुरुंडी भी उसमें से एक है, यू कैन सी। ये लार्जेस्ट रिवर जो इस लेक में पानी देती हैं 2000 मालागर्सी, रुजिजी और कलाम्बो। यहां पर आसपास के रीजन में राइस काफी बढ़िया उगाया जाता है, फिशिंग होती है, हिप्पोपोटामस और क्रोकोडाइल्स बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं और कई सारी पक्षियों की प्रजातियां भी मिलेंगी। दुनिया की कई सारी लेक्स यहां पर मैप में दिखाई गई हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इनकी लोकेशन देखें। सबसे पहले शुरुआत लेक टंगानिका के साथ ही करते हैं, जो हमारा न्यूज में है। तो यहां पर लेक टंगानिका है। यह है लेक विक्टोरिया, जो कि ओरिजिन है नाइल रिवर का, आप इसके बारे में अक्सर सुनते हैं। ये लेक चाड है। यहां पर है लेक न्यासा, यहां पर है लेक ताना, ये यहां पर इसका विक्टोरिया के ऊपर आप नॉर्थ में जाएंगे तो लेक तुर्काना मिलेगा। तो ये तो अफ्रीका की लेक्स हो गई। एशिया में आएंगे तो यहां पर अरल सी है, ये है कैस्पियन सी, ये है लेक लडोगा, यहां पर बैकाल लेक, बैकाल नहीं है ये बल्काश है, बैकाल इसके नॉर्थ में, यहां पर है रशिया में, ये है लेक बैकाल। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये है लेक वर्नन। साउथ अमेरिका में लेक टिटिकाका यहां पर है। नॉर्थ अमेरिका में आएंगे तो ये ग्रेट लेक्स है, यहाँ पे 5 लेक्स आती हैं। मैं आपसे यहाँ पे सवाल पूछता हूं, आप इन 5 लेक्स का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, देखते हैं, उम्मीद है आपको पता होगा। इसके बिल्कुल पड़ोस में है लेक विनिपेग,
यहां पर है ग्रेट बियर लेक, ये है ग्रेट स्लेव लेक, ये है ग्रेट अथाबेस्का और यहां पर ग्रेट साल्ट लेक। तो दुनिया की बहुत सारी लेक्स के बारे में आपने इस मैप में स्पॉट कर लिया है। आप इसे पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में याद रखने में आसानी होगी। 2018 के प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछा गया था, हालांकि ये इंडिया की लेक के बारे में है। प्रश्न था कि इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल लेक है। सही जवाब था तमिलनाडु का कोडाईकनाल, ये आर्टिफिशियल लेक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक वॉल्केनो के बारे में है। हाल ही में कुम्ब्रे विएजा वॉल्केनो, जो कि ला पाल्मा में है, स्पेन के कैनरी आइलैंड्स का एक हिस्सा है ये, वो अभी हाल ही में इरप्ट हुआ है। देखिए ये है वेस्टर्न अफ्रीका का वेस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे वेस्टर्न सहारा है, ये कैनरी आइलैंड्स हैं। तो इसके बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट में यहां पर आपको मिलेगा ये लोकेशन है ला पामा। ये मोस्ट नॉर्थ वेस्टर्ली आइलैंड है कैनरी आइलैंड्स का, जो स्पेन से बिलोंग करता है। वैसे है ये अफ्रीका की वेस्टर्न कोस्ट पे। 708 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और 5th लार्जेस्ट है 8 मेन कैनरी आइलैंड्स में से। इसका जो हाईएस्ट माउंटेन है रोक डी लोस मुकाकस, ये 2423 मीटर की ऊंचाई पर है और कैनरीज में सेकंड हाईएस्ट पीक है ये। जो कुम्ब्रे विएजा वॉल्केनो है, ये पिछले 50 सालों में पहली बार इरप्ट हुआ है। लास्ट टाइम इसमें जो हॉट मोल्टेन लावा निकला था, वो 1971 में निकला था। तो अगर वॉल्केनोज वगैरह न्यूज में आ रहे हैं तो जानते रहिए कौन कहां है। कुछ और नाम आपको बता देता हूं, जैसे कि किलायू वॉल्केनो हवाई में है, फुकुटोकू ओकानोवा वॉल्केनो जापान का है, सेंगे वॉल्केनो इक्वाडोर में है, ताल फिलीपींस में और माउंट सेनबर्ग, मेरापी वॉल्केनो, सेमेरू वॉल्केनो, ये तीनों ही इंडोनेशिया के हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल गोगरा के बारे में है। गोगरा एक रीजन है लद्दाख का। विलेजर्स अब इस रीजन में नहीं जा पा रहे हैं। ईस्टर्न लद्दाख में ये है बिकॉज चाइनीज प्रेजेंस की वजह से ये इस एरिया को अब नो जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। मतलब अब ना तो इंडिया और ना ही चाइना के लोग वहां पर विजिट करेंगे। देखिए एज वी नो कि जो अक्साई चिन का एरिया है उसे चाइना ने कब्जा रखा है। तो जो लद्दाख और चाइना द्वारा कब्जाया गया अक्साई चिन का एरिया है, बिल्कुल उसके बॉर्डर पे यहां पर देखिए ये गोगरा आपको दिख रहा है ना, ये गोगरा, ये लोकेशन यहां पे है जो मैं स्पॉट कर रहा हूं। दूसरा कलर ले लेता हूं तब दिखेगा। ये एरिया है ना, यहां पे गोगरा है। तो इस रीजन में देखिए काफी लंबे समय से एक फ्रिक्शन चल रहा है। ईस्टर्न लद्दाख में एक स्टैंड ऑफ चल रहा था अप्रैल मई 2020 से। बाद में डिसएंगेजमेंट हुआ पेंगोंग सो लेक के आसपास और गोगरा के सेक्टर में भी, और इसे नो जोन डिक्लेयर कर दिया गया। इसी वजह से ये न्यूज में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जोजिला टनल के बारे में है। गवर्नमेंट ये बिल्कुल प्लान बना के चल रही है कि जोजिला टनल को, जो कि कश्मीर और लद्दाख में एक ही बहुत बड़ा मतलब इंफ्रा प्रोजेक्ट है, इसे 2024 के रिपब्लिक डे के पहले कंप्लीट करना है। जोजिला टनल तैयार होने के बाद इंडिया का सबसे लंबा रोड टनल होगा और एशिया का सबसे लंबा बाई डायरेक्शनल टनल, जिसमें दोनों ओर से गाड़ियां आ जा सकती हैं। जोजिला टनल ऑल ईयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा श्रीनगर वैली से लेह के बीच में। देखिए यहां पर है श्रीनगर और ये है लेह, बिल्कुल सेंटर में यहां पर आपको जोजिला टनल मिलेगा। और थोड़ा ब्रॉड लोकेशन देखना चाहते हैं तो ये है रोड जो श्रीनगर को कारगिल के बाद लेह से कनेक्ट करती है। तो श्रीनगर, द्रास और कारगिल ये इस रोड से कनेक्ट होते हैं। इसमें ये जो सेंटर पॉइंट है इसे यहां पे जूम किया गया है। अभी जो रोड है वो ये वाली है, ये रोड जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि टेरेन बहुत टफ है इसलिए इस रास्ते को कंप्लीट करने में 3 घंटे से अधिक का समय लग जाता है। अभी ये टनल बनाई जा रही है। ये टनल 14.15 किलोमीटर की है। इसके तैयार होने के बाद ये टाइम ड्यूरेशन घट के महज 15 मिनट का रह जाएगा। तो काफी बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट है, काफी सिग्निफिकेंट है। ये श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह को कनेक्ट कर देगा। 11,500 फीट की ऊंचाई पर इसे बनाया जा रहा है। सभी वेदर में काम करेगा। लगभग 15 किलोमीटर आपने देखा। 434 किलोमीटर का जो श्रीनगर कारगिल लेह सेक्शन है NH1 का, वो अक्सर एवलेंशियस की वजह से बंद हो जाता है या टेरेन भी टफ है तो काफी मुश्किल होती है आने जाने में। इसका ट्रेवल टाइम 3 घंटे से घट के 15 मिनट हो जाएगा इस टनल के रेडी होने के बाद। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।